गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था और आपको बताया था कि जब ट्रायल बैलेंस का जो बोथ साइड का टोटल है वो हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस के बोथ साइड का टोटल इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो हमें ये मानना चाहिए कि हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है। जैसे देखिए इसमें बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट कि तलपट के मिलान का महत्व, कि लेखाकार के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि तलपट का मिलान हो जाए। यानी हमने जर्नल कर ली, जर्नल से लेज़र बना लिया, लेज़र से हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, और ट्रायल बैलेंस का अगर बोथ साइड का टोटल बराबर आ जाता है तो यह माना जाता है कि हमने दोनों प्रविष्टियां क्या कर ली है, ठीक से कर ली है। डीआर और सीआर की एंट्रियां हमने सही से कर ली है। हालांकि तलपट का मिलान खातों की शुद्धता का संपूर्ण प्रमाण नहीं है। यानी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इस बात का सबूत नहीं है कि कोई गलतियां नहीं हुई हैं, बस एक मन को तसल्ली है कि हमने कोई गलतियां नहीं की है। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो कि तलपट के मिल जाने के बाद में भी हमारे खातों में, हमारे अकाउंट्स में क्या हो रह जाती है। तलपट का मिलान केवल यह सिद्ध करता है कि कोई अंकगणितीय अशुद्धता नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कई बार तलपट का मिलान हो जाने के बाद भी गलतियां रह जाती है। तो बेटा हम इन गलतियों को, इन अशुद्धियों को दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में। नंबर 1 तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां, और नंबर 2 तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां। फिर से सुनिए, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां और तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले है तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां। प्रभावित करने वाली ये जो गलतियां हैं ये प्रभावित करती है बेटा। क्या करती है? प्रभावित। ठीक, जैसे स्तंभों के नाम और जमाशेषों के योग में अशुद्धि, यानी हमने टोटल लगाने में कोई गड़बड़ कर दी हो। सब्सिडरी बुक्स का सहायक बहियों के योग में अशुद्धि कर दी हो, सहायक बहियों के योग से खतौनी करने में कोई अशुद्धि कर दी हो, या हमने गलत राशि लिख दी हो, शेष निकालने में गलती हो गई हो, गणना करने में कोई त्रुटि हो गई हो, खतौनी करते समय अशुद्धि हो गई हो। तो ये कुछ अशुद्धियाँ ऐसी है बेटा जो तलपट का जब हम बनाते हैं तो हमारे मिलान को प्रभावित करती है। अर्थात अगर इन गलतियों में से कोई गलती हमसे हो जाती है तो तलपट कभी भी बराबर नहीं आएगा, और हमें ऑटोमेटिकली ये बात क्लिक हो जाएगी कि हमसे लेखे बनाते समय कोई ना कोई गलती हुई है। तो एग्ज़ाम में कई बार 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि तलपट के योग को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ। तो ध्यान रखना, अपनी कॉपी में भी हेडिंग डालेंगे तलपट के योग को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ, और ये अशुद्धियों के आप सबके नाम लिखेंगे लाइन से कॉपी में। वह फिर से कह रही हूँ, कॉपी में नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट आता है तलपट के योग को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियाँ। बेटा ये जो गलतियां होती है ये हमारे ट्रायल बैलेंस के योग को प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है। तो कौन कौन सी अशुद्धियां होती है? ये पहली है बेटा लेख की अशुद्धि। लेख का मतलब, यहाँ इनके मैं नाम थोड़े से आपको चेंज करके बता देती हूँ कि इसे बोलते हैं बेटा आप हिसाब की अशुद्धि। क्या बोलेंगे? हिसाब की अशुद्धि। यानी आपने लेखे करते समय हिसाब किताब में गलती कर दी। जैसे आपको आपने किसी को माल बेचा 25,000 का, लेकिन एंट्री कितने से कर दी? 2,500 रुपये से कर दी। हमने माल बेचा 25,000 रुपये का, लेकिन एंट्री कितने से कर दी? 2,500 रुपये से कर दी। तो ऐसी गलती कौन सी गलती कहलाती है बेटा? हिसाब की अशुद्धि। लेकिन हमने डीआर में भी 2,500 लिखा और सीआर में भी 2,500 लिखा, तो ये हमारे तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि डीआर में भी 2,500 लिखा है, सीआर में 2,500 लिखा है, तो दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा? इक्वल। फिर सेकंड आती है आपकी लोप अशुद्धि। लोप का मतलब होता है भूल की। भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि कौन सी अशुद्धि होती है बेटा? कि जब लेखा करते समय
लेखा करना ही हम क्या हो जाए, भूल जाए, दोनों तरफ हम लेखा नहीं होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, लोभ की अशुद्धि। जैसे 30,000 का माल बेचा, एंट्री करना भूल गए। अब एंट्री नहीं करी तो ना एंट्री डीआर में हुई और ना ही एंट्री सीआर में हुई, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी भूल की अशुद्धि, लोभ अशुद्धि। उसके बाद तीसरी आती है इनको लोपों को भी कईयों में उसमें बांट दिया इन्होंने। उसके बाद आती है बेटा सैद्धांतिक अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि बेटा जब लेखा करते समय लेखांकन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाए। देखिए लेखांकन प्रविष्टियां सामान्यतः मान्य सिद्धांतों के आधार पर होती है। यदि इन सिद्धांतों में किसी का भी उल्लंघन किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो अशुद्धि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए मशीन खरीदी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, मशीन अकाउंट या टू कैश, लेकिन हमने कर क्या दी, परचेजेस अकाउंट दिया टू कैश। तो ऐसी अशुद्धि कौन सी अशुद्धि कहलाती है, सैद्धांतिक अशुद्धि। और ये अशुद्धि भी हमारे तलपट के योग को प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट है ये क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि क्या होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दो या दो से ज़्यादा ऐसी अशुद्धियाँ जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। तो ऐसी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, क्षतिपूरक अशुद्धि। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रय बही का जोड़ 10,000 से क्या लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमने क्रय खाते का नाम पक्ष भी क्या लिख दिया, 10,000 ज़्यादा लगा दिया। इस वजह से अब लेकिन साथ ही हमने विक्रय बही का जोड़ भी क्या कर दिया, विक्रय वापसी बही का 10,000 से कम लगाया और दूसरी तरफ विक्रय वापसी को भी हमने 10,000 से क्या कर दिया, कम कर दिया। एक बार फिर से सुनिए, परचेज क्या होता है, डीआर, हमने डीआर ज़्यादा लगा दिया तो दूसरी तरफ हमने परचेज रिटर्न को भी क्या कर दिया, 10,000 ज़्यादा लगा दिया। तो इस तरीके से एक गलती ने दूसरी गलती को क्या कर दिया, दबा दिया, यानी दूर कर दिया। तो ऐसी अशुद्धि कौन सी अशुद्धि कहलाएगी, क्षतिपूरक अशुद्धि। एक बार फिर से सुनिए, जब किसी एक गलती हो जाने पर सेम उसी अमाउंट से कोई दूसरी गलती दूसरे पक्ष में हो जाए तो इसकी वजह से हमारी गलती का प्रभाव क्या हो जाता है, दब जाता है और तलपट के योग से इस गलती के बारे में पता नहीं चलता है। ऐसी गलती, ऐसी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, क्षतिपूरक अशुद्धि। एक एग्जांपल और देके बता रही हूँ बेटा, परचेज क्या होता है, डीआर। आपने परचेज में बाई मिस्टेक 30,000 के लग लिख दिए 40,000, यानी डीआर में हो गए 40,000 ज़्यादा, 10,000 ज़्यादा, सॉरी। लेकिन आपने जब सेल्स बुक लिखा तो सेल्स बुक में भी आपने 10,000 सीआर में क्या लिख दिए, ज़्यादा। तो 10,000 से ही डीआर ज़्यादा, 10,000 से ही सीआर ज़्यादा, तो दोनों तरफ आपने 10,000 डीआर कर दिया, बराबर ज़्यादा लिख दिया। तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए, तलपट के योग को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ, तलपट बनाने में कोई गलती हो जाए, तलपट के सही पक्ष में प्रविष्टि ना करे, खातों का योग सही नहीं लगाए, खातों का शेष सही नहीं लगाए, खातों के गलत पक्ष में प्रविष्टि कर दें, तो ये अशुद्धियाँ तलपट के योग को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब है तलपट के योग को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धि। पहली है हिसाब की अशुद्धि, कि जब लेखे करते समय गलत राशि से लेखा कर दिया जाए तो इसे कहते हैं हिसाब की अशुद्धियाँ। दूसरी है भूल की अशुद्धि, कि जब लेखा करना ही भूल जाए तो इसे क्या कहते हैं, भूल की अशुद्धि। जब हमने एंट्री नहीं करी तो डीआर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सीआर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आती है सैद्धांतिक अशुद्धि। जब लेखा करते समय लेखांकन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी अशुद्धि क्या कहलाती है, सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, मशीन खरीदी, एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, हमने कर क्या दी, परचेज टू कैश। तो हमने डीआर और सीआर पैसा तो दोनों में लिख दिया ना, तो हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन फिर भी लेखों में, खातों में क्या रह जाएगी, अशुद्धि रह जाएगी। उसके बाद है क्षतिपूरक अशुद्धि। बेटा क्षतिपूरक अशुद्धि कौन सी होती है, कि दो या दो से ज़्यादा ऐसी अशुद्धियाँ जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, तो ऐसी अशुद्धि कहलाती है क्षतिपूरक अशुद्धि। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज का डीआर साइड में हमने परचेज अकाउंट में
DR साइड में 10,000 रुपये ज़्यादा लिख दिए, लेकिन दूसरी तरफ सेल्स अकाउंट में हमने CR साइड में भी 10,000 रुपये क्या लिख दिए, ज़्यादा लिख दिए। तो DR में भी 10,000 ज़्यादा, CR में भी 10,000 ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। लेकिन फिर भी अकाउंट्स में क्या रह जाएगी, मिस्टेक रह जाएगी। तो इसे कहते हैं हम ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट को प्रभावित करती है और ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट को प्रभावित नहीं करती है। अब आता है कि अगर हमें हमारी गलतियों का पता लगे या तलपट का मिलान नहीं हो तो हमें हमारी गलतियाँ कैसे ढूंढनी चाहिए। यदि तलपट का मिलान नहीं हो पाता है तो लेखाकार को अशुद्धियाँ ढूंढनी चाहिए। ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दोबारा से चेक करना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में हमने सही राशि लिखी है या नहीं लिखी है। फिर तलपट को दोबारा जोड़ के देखना चाहिए। सभी नाम पक्ष और जमा कक्ष के कॉलम के मध्यम के अंतर को दोबारा से चेक करना चाहिए। इस तरीके से ये लास्ट के जो 2 पॉइंट है हमें इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, गलतियों को सुधारना, अशुद्धियों का संशोधन। तो बेटा गलतियां 2 तरीके की बताई थी। पहली तलपट को प्रभावित नहीं करती है, जो तलपट को प्रभावित करती है। तो नहीं करने वाली और करने वाली गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे, किस तरीके से सुधारेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपका काम इतना सा है कि अपनी नोट्स कॉपी में तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों के नाम, तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियों के नाम और डिटेल, और साथ ही गलतियां ढूंढने के कौन कौन से प्रोसेस हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। और कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो।